हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है संघ लोक सेवा आयोग। पिछले वीडियो में हम संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है। तो जैसा कि हमने देखा कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संबंध में जो है वो प्रावधान है ना। इसलिए हमने कहा था अभी जब हम देख रहे थे फैक्ट पिछले वीडियो में कि ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसमें सिर्फ यूपीएससी से संबंधित प्रावधान नहीं है। इसमें आपको राज्य पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी प्रावधान मिलेंगे और एक होता है ज्वाइंट पीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में भी प्रावधान मिलेंगे। तो ये होती क्या है ये अभी हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रावधान है वो इन तीनों के लिए साथ में ही दिए हैं, इसलिए हम साथ में ही देखेंगे। क्योंकि एक ही अनुच्छेद को बार बार तोड़ के देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम संवैधानिक प्रावधान इन सबके साथ में देखेंगे। बाकी स्टेट पीएससी, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारा टॉपिक है यानी और हमारा प्री में टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। तो उसके संबंध में जो फैक्ट और जो चीजें अलग से देखने वाली होंगी वो हम अलग से देखेंगे, लेकिन संवैधानिक प्रावधान हम साथ में देखेंगे क्योंकि साथ में ही दिए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो हमारा अनुच्छेद 315 क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि साथ साथ प्रावधान दिए हैं, तो अनुच्छेद 315 में क्या दिया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये कहा है। इसके खंड 1 में कहा है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो जो संघ के लिए लोक सेवा आयोग होगा उसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और जो राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं उसके लिए उसको हम जानते हैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीएससी के नाम से। अब जिस राज्य का होता है उसका नाम आगे जुड़ जाता है, जैसे एमपी पीएससी है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये कहा गया है इसके खंड 1 में। अब इसके आगे के खंड में क्या कहा गया है? चाहे तो आप एक खंड डाल के लिख लो, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि किसी भी उसके खंड रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रावधान पता होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसके खंड लिख लो, क्योंकि खंड अभी हमें पूरे खंड हमको नहीं देखना है तो इनका क्रम नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ खंड इसके ऐसे हैं जो हमारे काम के ही नहीं है ना। तो वो सारे खंड हमको नहीं देखने हैं, तो आप चाहो तो पॉइंट बना लो, चाहे तो इस तरह से खंड लिख लो, नहीं तो आप इस तरह से पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। पॉइंट बना के इसलिए लिखवाती हूँ मैं कोई भी चीज, ताकि आपको भाई स्टोरी टाइप के में लिखोगे तो वो जल्दी याद नहीं होगी, रिवीजन जल्दी नहीं होगा, है ना। इस तरह से आपको जल्दी याद हो जाएगा और इस तरह से आपके नोट्स में भी क्लियरिटी रहेगी, है ना। चलिए, अब इसके खंड 2 में क्या कहा है ये आप पहले थोड़ा समझ लो, फिर मैं लिखना क्या है वो मैं लिखवा दूंगी, है ना। तो इसके खंड 2 में कहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, भाई हमसे
खंड 1 में क्या कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन आगे ही संविधान में क्या कहा है कि भाई मान लो कि 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा करार कर लेते हैं, है ना, यानी ऐसा समझौता कर लिया उन्होंने कि भाई हम क्या करेंगे, हमको तो एक ही लोक सेवा आयोग चाहिए। भाई उसको खर्च वगैरह भी तो देना होता है, तो यदि उसको लगता है कि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या ही नहीं है, हमारे यहाँ इतने काम ही नहीं है, तो हम क्यों जबरदस्ती अलग अलग लोक सेवा आयोग बनाएं, तो वो क्या कहेंगे कि हमको तो एक ही लोक सेवा आयोग चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा समझौता कर लिया, तो सिर्फ समझौते से कुछ नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक जितने भी राज्य होंगे वो क्या करेंगे, उनके यहाँ जो विधानमंडल होगा, है ना, राज्य विधानमंडल, मतलब हर एक का राज्य विधानमंडल क्या करेगा, ऐसा संकल्प पारित करेगा। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल यानी ये 2 या 2 से अधिक जितने भी राज्य हैं उन हर राज्य का विधानमंडल, ऐसा नहीं है कोई एक राज्य का नहीं, बल्कि हर राज्य का विधानमंडल ऐसा संकल्प पारित कर देगा कि ठीक है हमको एक लोक सेवा आयोग चाहिए। ठीक है, अब ये इसमें भी क्या कहा है कि जो राज्य विधानमंडल होंगे उन ऐसा संकल्प उसके प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो विधानसभा ही है जनरली हर राज्य में, लेकिन कहीं कहीं जहां पे विधान परिषद भी है तो उसके द्वारा भी ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। अब ये संकल्प पारित करने से भी बस कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब क्या करा, 2 या 2 से अधिक राज्यों ने ऐसा करार कर लिया कि ठीक है हमको एक ही लोक सेवा आयोग चाहिए, और उसके बाद उनके विधानमंडलों ने संकल्प पारित करा दिया। अब ये संकल्प पारित होने के बाद संसद विधि बनाती है, और जब संसद विधि बनाएगी तो संसद विधि बना के इनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर देगी, है ना। तो यानी ये पहले एक समझौता करते हैं, फिर विधानमंडल से संकल्प पारित कराते हैं, फिर ये विधानमंडल का संकल्प संसद में जाता है और संसद विधि बना के इनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा खंड 2। तो चाहे तो आप शब्दों में भी लिख लीजिए, उसको मैं लिखवा देती हूं, वैसे मेरे हिसाब से यहां आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है, दूसरा खंड हमने देख लिया था। इसमें क्या कहा गया है, यदि 2 या अधिक राज्य, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा करार कर ले कि उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, तब वे अपने अपने विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल से ऐसा संकल्प पारित करेंगे। तत्पश्चात मतलब जब ये संकल्प पारित करा लेंगे अपने अपने राज्य विधानमंडल से, तो उसके बाद क्या होगा कि संसद विधि द्वारा उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेगी, है ना। अब संविधान में जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ऐसा लोक सेवा आयोग बनेगा, उसके लिए शब्द यूज किया है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो अब जब हम इनके बारे में प्रावधान पढ़ेंगे आयोगों के बारे में, तो हमारे सामने 3 शब्द आया करेंगे, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग, और ज्वाइंट पीएससी यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अब मैं इन शॉर्ट वर्ड का ही आगे प्रयोग करूंगी, तो आप समझ जाना, है ना। तो ये संयुक्त लोक सेवा आयोग को जेपीएससी यानी ज्वाइंट पीएससी कहेंगे अब हम। ठीक है, तो ये इसका खंड 2 है। आगे बढ़ते हैं हम कि आगे क्या कहा है इस अनुच्छेद में। अगला खंड है हमारा अनुच्छेद 315 में खंड 4। खंड 3 हमारे काम का नहीं है, तो हम अगला खंड देख रहे हैं खंड 4। इसलिए मैंने कहा था कि आप चाहें तो पॉइंट बना के लिख लीजिए यदि आपको नंबरिंग गड़बड़ लग रही है तो, है ना, यदि बाद में याद ना रहे कि 3 कहां गया 4 क्यों लिखा है ना, तो वैसा। इसमें क्या कहा है कि यदि कोई राज्यपाल यूपीएससी से ऐसा अनुरोध करता है तो वह यानी यूपीएससी मतलब राज्यपाल यूपीएससी से अनुरोध कर रहा है, तो यूपीएससी क्या करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, मतलब सिर्फ इसके अनुरोध से कुछ नहीं होगा, यूपीएससी पहले
किसकी स्वीकृति लेगा? राष्ट्रपति की, है ना, कि भाई हमारे पास ऐसा अनुरोध आया है, तो राष्ट्रपति कह देंगे कि हाँ ठीक है, आप इनका अनुरोध पूरा करिए। तो उसके बाद क्या होगा कि उस राज्य की, मतलब जिस राज्य के राज्यपाल ने ऐसा कुछ अनुरोध किया है, उस राज्य की किन्हीं या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। मतलब वैसे तो हर राज्य के पास अपना लोक सेवा आयोग था, लेकिन यदि मान लो कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए राज्यपाल अनुरोध कर रहा है यूपीएससी से, तो यूपीएससी राष्ट्रपति की सहमति पर इनकी मदद करता है, ठीक है, राज्य की मदद करता है ना। तो यही कहा गया है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहीं तो ये चीज पढ़ी थी कि जो यूपीएससी था, यूपीएससी है ना, उसने क्या करा था कि यूपीपीएससी यानी यूपी उत्तर प्रदेश पीएससी जो है, वहां शायद कुछ घोटाला वगैरह कुछ हुआ था। तो मैंने कहीं तो ये देखा है कि यहाँ का पेपर जो है वो कौन सेट करता है? यूपीएससी सेट करता है ना। तो यदि ऐसा कोई मसला होता है, ऐसी कोई भी स्थिति होती है, तो वहां का राज्यपाल क्या करता है, ऐसी किसी विशेष स्थिति में या कुछ और काम, कुछ उसको लगता है कि भाई यूपीएससी हमारे लिए कर सकता है, तो वो क्या करेगा? राज्यपाल अनुरोध करेगा और यूपीएससी राष्ट्रपति की सहमति के बाद उस अनुरोध को पूरा कर सकता है। तो यही कहा गया है खंड 4 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके कार्यों में भी आ जाता है, तो वैसे यहां तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्यों में भी आता है, तो हमने इसलिए इसको देख लिया, है ना। अब खंड 5 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खंड 5 भी हम नहीं देख रहे हैं। तो इस अनुच्छेद में यही बातें महत्वपूर्ण थी, तो हमने ये बातें देख ली। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। तो सदस्यों में यहां अध्यक्ष भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं। तो इसमें अनुच्छेद 316 के खंड 1 में क्या कहा है, मैं फिर से कह रही हूं कि खंड रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रावधान बस याद रखिए। तो आप चाहें तो पॉइंट बना के लिख लीजिए, खंड के रूप में लिख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा चीजें स्पष्टता बताने का काम है, इसलिए मैं उस हिसाब से करवा रही हूं। तो खंड 1 में इनकी नियुक्ति दी है, कौन की? अध्यक्ष प्लस सदस्यों की। अब यदि अध्यक्ष और सदस्य यूपीएससी के हैं या ज्वाइंट पीएससी के हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग के हैं या संयुक्त लोक सेवा आयोग के हैं, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और यदि स्टेट पीएससी के हैं यानी राज्य लोक सेवा आयोग के हैं, तो इनके सदस्यों की नियुक्ति, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, ठीक है। तो अनुच्छेद 316 में के खंड 1 में यही कहा गया है कि जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होगी। तो यदि यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे इनकी, और स्टेट पीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। यहां हमसे इसी खंड में एक चीज और कही गई है कि लेकिन कम से कम आधे सदस्य जो होंगे, मतलब अध्यक्ष सहित आधे सदस्य ऐसे होंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत
या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर रहे हों। ठीक है, तो एक तरह से ये इनकी योग्यता निर्धारित कर रहा है ये अनुच्छेद, है ना। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि ठीक है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यहां राज्यपाल करेंगे, लेकिन कम से कम या निकटतम आधे सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम उन्हें 10 वर्ष का अनुभव हो काम करने का, भारत सरकार के अधीन हो चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, है ना, वो किसी भी पद पर रहे हो इनके अधीन, है ना। तो 10 वर्ष का अनुभव उनको होगा, तभी वो में सदस्य अध्यक्ष बन के जा सकते हैं। ठीक है, तो आधे सदस्य तो आपको ऐसे इनमें से रखने ही होंगे, है ना। यहां एक बात और स्पष्ट कर दी थी, क्योंकि भाई संविधान लागू हुआ था तब तो भारत सरकार या राज्य सरकार थी नहीं, है ना। तो तब जब यूपीएससी के लिए सदस्य अध्यक्ष बनाने थे तो तब क्या करते, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये 10 वर्ष की गणना यदि आप कर रहे हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये क्राउन के अधीन रहे हो किसी पद पे, या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन रहे हो पद पे, है ना, तो वो उनको भी आप ले सकते हो। तो वो बात संविधान लागू हुआ था तब के लिए थी, तो हमारे काम की नहीं है। ये आप याद रखना कि आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक उन्हें अनुभव रहा हो काम करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने आर्टिकल 316 हमने देखा, उसका खंड 1 हमने देखा, उसी का खंड 1 का ही उपखंड है खंड 1A, या 1 का भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो इसमें कहा है, इसमें कुल मिला के जो इनके कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं, चाहे तो यूपीएससी, चाहे ज्वाइंट पीएससी, चाहे स्टेट पीएससी, है ना, सबके बारे में ही कहा है इन्हीं अनुच्छेदों में, इसलिए हम साथ साथ लेके चल रहे हैं इनके प्रावधान। तो इसमें कहा है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या वो अनुपस्थित है, या अपने कार्य करने में असमर्थ है किसी भी कारण से, अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मतलब जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता है, यानी वो यदि अनुपस्थित है तो वो वापस नहीं आ जाता, या अपने कार्य फिर से नहीं संभाल लेता, या उसका पद भरा नहीं जाता, तब तक क्या होगा कि जो सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। हमारे एमपीपीएससी में कई बार होते भी हैं कार्यवाहक अध्यक्ष, हम देखते ही हैं, है ना। तो इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कौन बनाएगा इनको कार्यवाहक अध्यक्ष, तो वही बात है कि यदि यूपीएससी या ज्वाइंट पीएससी की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति बनाएंगे, और यदि स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 316 का जो खंड 1 था, उसका खंड, उसी खंड का उपखंड 1A जो है, उसमें कहा है कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है यानी खाली है, या वह अनुपस्थित है, या अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो सदस्यों में से किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है ना। मतलब जो
उस आयोग के सदस्य होंगे उनमें से ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना देंगे, मतलब अध्यक्ष के कार्य उस टाइम के लिए सौंप देंगे, यदि वो जब तक अपने काम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता या अपने कार्य वापस आके नहीं संभाल लेता तब तक के लिए, है ना, तो उसे कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है। ये हमने क्लियर कर दिया है कि यदि यूपीएससी की बात कर रहे हैं, सॉरी यहां ये गलत लिखा हो गया, यदि यूपीएससी की बात कर रहे हैं या ज्वाइंट पीएससी की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति, और स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल इन सदस्यों में से एक सदस्य को क्या बना देगा, कार्यवाहक अध्यक्ष बना देगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में क्या कहा है, इसमें इनकी पदावधि दी है। पदावधि क्या है कि यदि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य वो हैं उनके 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इनका कार्यकाल होता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के लिए क्या दिया है कि या तो ये 6 वर्ष अपनी नियुक्ति के बाद 6 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है, या यदि उससे पहले इन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ज्वाइंट पीएससी, क्योंकि भाई ये ज्वाइंट पीएससी क्या है, ये राज्यों के लिए पीएससी है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए पीएससी है, इसलिए ज्वाइंट पीएससी प्लस स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष रहता है, लेकिन वो 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और ज्वाइंट पीएससी, क्योंकि ये ज्वाइंट पीएससी स्टेट के लिए ही है इसलिए ज्वाइंट पीएससी और स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष का तो कार्यकाल इनका भी रहता है, लेकिन इनकी आयु रिटायरमेंट की 62 वर्ष होती है और इनकी 65 वर्ष होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये खंड 2 में यही कहा गया है, इनकी पदावधि दी गई है, तो ये आप ये याद रखना, संविधान में इस पर भाई इनकी स्वतंत्रता का भी प्रावधान है कि इनकी स्पष्ट इनका कार्यकाल दिया है। इसमें खंड 2 में आगे भी कुछ चीजें कही हैं तो मैं इनको हटा रही हूं, ये आप लिख लीजिए। मैं यहां इसलिए शॉर्ट नोट्स के, आप चाहे तो यहां सेंटेंस के रूप में भी लिख लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे शॉर्ट नोट्स में आपको याद भी जल्दी रहेगा और वहां पे आप वर्ड में आप एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो इस चीज को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब खंड 2 में ये तो कह दिया कि इनकी पदावधि क्या होगी, लेकिन इसमें आगे भी कुछ चीजें कही गई हैं। तो पहली चीज क्या कही गई कि इनका त्याग पत्र ये किसको देंगे, तो त्याग पत्र के बारे में स्पष्ट कहा है कि भाई यदि आप यूपीएससी प्लस या आप ज्वाइंट पीएससी से हैं तो आप राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र, क्योंकि नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति कर रहे थे, है ना। तो यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और जो स्टेट पीएससी के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहे थे। ठीक है, तो खंड 2 में ही पहले कहा है कि इनकी पदावधि इतनी होगी, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं और ये राज्यपाल को दे सकते हैं, यानी ये अवधि पूरी करने से पहले आपको किसी कारण त्याग पत्र देना है तो आप इनको जाके दीजिए। ठीक है, खंड 2 में एक और बात कही गई है कि जो लोक सेवा आयोग होते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे ज्वाइंट पीएससी हो, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं लोक सेवा आयोगों, है ना, वो आयोग कोई भी हो सकते हैं, आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों
व सदस्यों को अनुच्छेद 317 के खंड 1 या 3 में उपबंधित रीति से हटाया भी जा सकता है। तो खंड 2 में सबसे पहले उनकी पदावधि दे दी और फिर 2 चीजें दे दी कि भाई ये त्याग पत्र भी दे सकते हैं बीच में अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले, और या इनको जो अनुच्छेद 317 का खंड 1 में और खंड 3 में जो उपबंधित रीति है, वो अभी हम देखेंगे क्या रीति है ना, तो वो जो रीति है उसके द्वारा इनको बीच में हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया, ये कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 316 का खंड 3 क्या है कि कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा है, सदस्य मतलब अध्यक्ष भी, है ना, तो वह उसी पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, मतलब मान लो कोई भी, चाहे हम यूपीएससी की ही बात ले लेते हैं, तो यदि यूपीएससी का कोई सदस्य है तो वो दोबारा यूपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता। अपना एक बार कार्यकाल पूरा करने के बाद वह दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन ये अध्यक्ष बन सकता है यूपीएससी का। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम किसी स्टेट पीएससी की बात करें तो उसका मान लो कोई सदस्य था, तो वो उसका अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन उसका उसी स्टेट पीएससी में दोबारा सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें आप कौन क्या बन सकता है, ये इसमें अनुच्छेद, आगे के अनुच्छेद में स्पष्ट किया है। यहां सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो जिस पद पर पहले रह चुका है वो पुनः उसी पद पर दोबारा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा जब हम अनुच्छेद 319 देखेंगे, उसमें और बाकी क्लियर किया है कि कौन क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। ठीक है, इनके सदस्य और अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 317 क्या कहता है कि लोक सेवा आयोग, वही बात है कि सिर्फ लोक सेवा आयोग लिखा है, मतलब हम यहां तीनों की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की भी, स्टेट पीएससी की भी और ज्वाइंट पीएससी की भी, है ना। तो जहां स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम राज्य से लोक सेवा आयोग की बात करें या संघ लोक सेवा आयोग की, सिर्फ लोक सेवा आयोग लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो तीनों के लिए बात कर रहा है कि किसी सदस्य को हटाया जाना। अभी सदस्य से मतलब यहां अध्यक्ष भी आ गया है ना, मतलब यहां सदस्य और अध्यक्ष को हटाने की बात कही गई है इस अनुच्छेद में, या निलंबित करने की, है ना। तो हटाया जाना या निलंबित करने की बात कही गई है अनुच्छेद 317 में। तो अब हम देखते हैं कि इनको हटाया कैसे जाता है। तो इसका खंड 1 क्या कहता है कि भाई इसको राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, किसको? लोक सेवा आयोग तीनों जो होंगे उनका चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, ठीक है, उनको राष्ट्रपति हटाएगा। आप ये पूरा सेंटेंस लिख लेना, या मैं अभी लिखवा देती हूं, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। राष्ट्रपति हटाता है कब? यदि कोई लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य कदाचार का दोषी पाया गया है। ठीक है, यदि वो कदाचार का दोषी है तो राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन कब हटाएगा? कब हटाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत विहित प्रक्रिया द्वारा जांच करके ऐसी सलाह देता है। किसको? राष्ट्रपति को।
देखो अभी हम इसे सेंटेंस में आप चाहोगे तो ये साइड में आप जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे, आप साइड में आप जैसे रजिस्टर के आधे पेज में आप एक साइड लाइन खींच लिया करिए और उसके जस्ट दूसरी साइड आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको उतना टाइम नहीं लगे जितना पहली बार पढ़ने में लगता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ ये जरूर लिख लेना। तो होता क्या है कि हटाता तो राष्ट्रपति है। अब भाई एक चीज यहाँ पे याद रखना कि संघ लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पीएससी जो थी, है ना, यानी यूपीएससी प्लस ज्वाइंट पीएससी जो थी, उनके सदस्यों की नियुक्ति, त्याग पत्र, ये सब कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। लेकिन स्टेट पीएससी के ये सब कुछ कौन कर रहा था? राज्यपाल, है ना। अकेले ये ज्वाइंट पीएससी वाला रिपोर्ट किसको दे रहा था? राज्यपालों को, है ना। और इनका तो सारी चीजें राज्यपाल ही कर रहे थे, है ना। इनकी सेवा शर्तें वगैरह सब राज्यपाल निर्धारित कर रहे थे। लेकिन यहां ये बात याद रखना कि चाहे इन तीनों के ही सदस्य जो होंगे और तीनों के ही अध्यक्ष जो होंगे, उन सबको हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, मतलब ये यहां से क्वेश्चन, इस फैक्ट से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ इनका राज्यपाल कर रहा था स्टेट पीएससी वालों का, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, है ना। तो राष्ट्रपति हटाता है कब? जब ये कदाचार के दोषी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी कब हटाता है? तो देखो राष्ट्रपति क्या करता है, यदि राष्ट्रपति के पास ऐसी शिकायत आती है कि भाई ये कदाचार का दोषी है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अपनी अनुच्छेद 145 के तहत उसे जो प्रक्रिया और नियम बनाने की जो शक्ति है ना, उसके तहत जो उसने प्रक्रिया विहित की होगी, है ना, उसके द्वारा वो जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, और जांच करके ऐसी सलाह देगा कि हाँ ये कदाचार का दोषी है, आप इसे हटा दो। और ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने जांच करके कह दिया कि हटा दो, और भाई ये तो मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है, तो पता चला अलग से उनकी कोई सेटिंग हो गई कि नहीं इसको नहीं हटाना है ना, तो राष्ट्रपति मना कर दे कि नहीं हटाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। इसकी सलाह इसके लिए बाध्यकारी होती है यहाँ पे। ठीक है, यदि ये नहीं हटाने के लिए मना कर देगा तो नहीं हटा सकता, और यदि हटाने के लिए कहेगा तो हटा सकता है, जांच के बाद जो भी निर्णय निकल के आता है। ठीक है, अब इसे आप सेंटेंस में कैसे लिखोगे वो देख लीजिए। तो आप उसी चीज को सेंटेंस में कैसे लिख सकते हो, इसी का खंड 1 है अनुच्छेद 317 का, जो हमने अभी समझा है, उसी मैंने सेंटेंस में लिख दिया है कि खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोगों, मतलब तीनों, है ना, के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश, कौन से आदेश पर हटाया जाएगा? ऐसे आदेश पर हटाया जाएगा। तो वो कौन सा आदेश है? जो सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति निर्देश कर रहे हैं, अनुच्छेद 145 द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच पर प्रतिवेदन दिए जाने के पश्चात किया गया हो। मतलब हटाने का ऐसा आदेश इस जांच के बाद जो प्रतिवेदन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके आधार पर जो आदेश किया गया था, उस आदेश पर ही इनको, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, लेकिन आप जो मैंने समझाया उसे अच्छे से साइड में लिख लीजिए, तो आपको जल्दी बहुत सही से समझ में आ जाएगा। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जांच करके प्रतिवेदन देता है ना, और ये जांच के लिए भी कौन कहता है सुप्रीम कोर्ट से? राष्ट्रपति, है ना। और जब ये जांच के बाद यदि वो कह देता है कि हाँ इसको ये कदाचार का दोषी है, इसे हटाया जाना चाहिए, तो इस प्रतिवेदन के बाद वो आदेश करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि यदि इन पर कदाचार का आरोप लगा है ना, और राष्ट्रपति ने निर्देश कर दिया किसको? सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई आप जांच करो, है ना, तो उस जांच के दौरान जब तक इन पर ये सब प्रक्रिया चल रही होती है, उस टाइम के लिए इनके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित किया जाता है। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं
और प्लस ज्वाइंट पीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, यदि उन पर ऐसा कोई मामला चल रहा है तो उन्हें राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। ठीक है, सेंटेंस में आप इसको बदल ही लोगे। और यदि स्टेट पीएससी, वैसे तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए क्योंकि ज्यादातर यहां से फैक्ट ही आएंगे, है ना। और यदि आपको लिखने आ गया मेंस में 3 नंबर में या पूरा 200 शब्द में कि इनके संवैधानिक प्रावधान लिखिए, तब आप इन्हें सेंटेंस के रूप में आप इनको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, स्टेट पीएससी जो होती है उसके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन निलंबित करता है उस अवधि के लिए? तो राज्यपाल। ठीक है, अब देख रहे हो कि अकेला हटा राष्ट्रपति रहा था इनको, और ये सिर्फ रिपोर्ट राज्यपाल को दे रहे हैं। ये 2 फैक्ट याद रखना, ज्वाइंट पीएससी वाले सिर्फ रिपोर्ट राज्यपाल को दे रहे थे, बाकी सब इनका राष्ट्रपति करता है। और स्टेट पीएससी वालों का सब राज्यपाल करता है। यदि कहीं भी भूल जाओ, याद नहीं आ रहा है कि वहां राष्ट्रपति था या राज्यपाल, तो इतनी सी चीज याद रखना कि भाई स्टेट में राज्यपाल होता है, तो स्टेट में वाले के लिए सब कुछ कौन कर रहा है? राज्यपाल, बस हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, और यहां ज्वाइंट पीएससी के लिए यदि आ जाता है तो इसके लिए बस इतना याद रखना कि ये रिपोर्ट बस किसको देता है? राज्यपाल को, बाकी सब इसके संदर्भ में राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 317 में का जो खंड 3 है उसमें अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने के कुछ अन्य आधार भी दिए हैं। पहले में हम देख चुके हैं, खंड पहले में हमने क्या देखा था कि कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन खंड 3 में क्या कहा है कि उसके अलावा भी कुछ अन्य आधार हैं जिन पे भी इसके अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जा सकता है, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य को। ठीक है, तो वो आधार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कि यदि वो दिवालिया हो गया है, ठीक है, जो अध्यक्ष या सदस्य था वो दिवालिया घोषित हो गया है, तो दूसरा है सवेतन किसी अन्य नियोजन में लग गया है, ठीक है। अगला है मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है या असमर्थ है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य आधार हैं जो खंड 3 में दिए हैं कि पहले तो खंड 1 में ही हम कह चुके हैं कि यदि वो कदाचार का दोषी होता है तो राष्ट्रपति उन्हें हटा देंगे सुप्रीम कोर्ट के जांच प्रतिवेदन के बाद। ठीक है, और अन्य आधार में क्या कहा है कि वो दिवालिया न्याय निर्णित हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, सवेतन किसी अन्य नियोजन में लग जाता है। ठीक है, मतलब वो वेतन के साथ कोई और काम करने लगता है, या फिर वो मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण क्या होता है? अपने पद पर बने रहने में अयोग्य हो गया है ना। तो इन आधारों पर भी उसे हटाया जा सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, अब इसका खंड 4 है और इसके खंड 4 में क्या कहा है कि कोई व्यक्ति कदाचार का दोषी कब माना जाएगा। इसे भले आप पूरा वर्ड में मत लिखिए, समझ लीजिए और शॉर्ट में ही लिख लीजिए कि कोई व्यक्ति कदाचार का दोषी कब माना जाता है? जब वो किसी निगमित कंपनी, कोई निगमित कंपनी है, ये जो निगमित कंपनी है
यहां इसमें कोई सदस्य के रूप में शामिल हो रहा है ना, या क्या कर रहा है, सदस्यों और बाकी सदस्यों से किसी भी लाभ से जुड़ रहा है, या इस कंपनी को जो कोई लाभ होता है वो अर्जित कर रहा है, या ऐसी कंपनी से कोई जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई करार और ये सब विहित किए गए हैं, तो ऐसी किसी कंपनी से कोई करार या संधि कुछ भी करता है तो वो कदाचार का दोषी माना जाता है। यही कहा गया है खंड 4 में। ठीक है, तो खंड 1 में हम कदाचार की बात कर रहे थे ना, तो आगे स्पष्ट किया है कि यदि निगमित कंपनी में वो जुड़ता है, उसका किसी भी तरह से उससे जुड़ता है या उससे लाभ अर्जित करता है ना, तो वो कदाचार का दोषी माना जाएगा। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद हमारा खत्म हो गया, हम अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 318, आयोग के सदस्यों। आयोग मतलब यहाँ यूपीएससी और स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी सबकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बार बार ना भी कहूं तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान तीनों के लिए ही एक साथ ही किए हैं, इसलिए हम एक साथ ही देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद तो एक ही है ना। फिर उसी अनुच्छेद को हम तोड़ मड़ोड़ के 10 जगह देखेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, है ना। तो ऐसे तो आप एक जगह जब कभी आपको संवैधानिक प्रावधान लिखने आए तो पता आप आधा लिख ही नहीं रहे हो, है ना। तो वो सबके संवैधानिक प्रावधान एक साथ ही किए हैं, तो अब आप समझ जाना, है ना। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, यदि मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं संघ की बात कर रही हूँ या राज्य की बात कर रही हूँ, तो मतलब तीनों के बारे में प्रावधान है ना। तो आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद, मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं, की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो इनके आयोगों के जो सदस्य होंगे, तो यहाँ अध्यक्ष, सदस्य मतलब संविधान अध्यक्ष को भी एक तरह से सदस्य ही मान के चल रहा है ना। तो अध्यक्ष की भी बात कर रहे हैं कि उनके अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे उनके लिए और उनके कर्मचारी वगैरह जो होंगे उनके लिए सेवा शर्तें बनाने के बारे में विनियम बनाने की शक्ति किसे है ना। यदि यूपीएससी प्लस या ज्वाइंट पीएससी यदि है तो उसके लिए राष्ट्रपति बनाएंगे, इसमें ये कहा गया है। और स्टेट पीएससी की यदि बात कर रहे हैं तो ये विनियम कौन बनाएगा, राज्यपाल। ठीक है, अब ये सेवा शर्तें क्या है ना, इस सेवा शर्तों में क्या आ जाएगा, तो इसी अनुच्छेद में पहला कहा गया है कि आयोग के सदस्यों की संख्या, अब इस सदस्यों की संख्या जो है वो अध्यक्ष सहित आएगी, है ना। सदस्यों की संख्या व उनके लिए सेवा शर्तें, मतलब वेतन वगैरह उनकी क्या कैसी होंगी, तो उसके बारे में, है ना, कैसे क्या काम करेंगे, क्या शक्तियां होंगी, इस तरह की यदि कोई सेवा शर्तें वो निर्धारित कर रहे हैं तो यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल करेंगे। तो आयोग के सदस्यों, है ना, मतलब यहां यदि मैं बात करूं आयोग, मतलब यदि मैं यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी की बात कर रही हूं तो आयोगों की सदस्यों की संख्या, तो आयोगों की सदस्यों की संख्या कौन तय करेगा, इनके संदर्भ में राष्ट्रपति और इसके संदर्भ में राज्यपाल। और की भी है ना, तो हम वो देख लेते हैं कि जब विनियम बनाए हैं तो कौन से विनियम आए, क्योंकि संविधान में तो हमें इनकी आयोग के कितने सदस्य होंगे हमको नहीं बताया गया है, लेकिन ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आयोग में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, है ना। तो इसलिए इसके लिए विनियम बनाए हैं राष्ट्रपति ने और स्टेट पीएससी के संदर्भ में हम मध्य प्रदेश का देख लेंगे। ज्वाइंट पीएससी हमारे यहाँ है नहीं, तो हमें ज्वाइंट पीएससी जिसके यहाँ होगी हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ज्वाइंट पीएससी जो होंगी वो वहां अलग अलग सदस्य संख्या हो सकती है, तो उनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। स्टेट पीएससी में सिर्फ हम मध्य प्रदेश पीएससी के सदस्यों का देख लेंगे कि कितने हैं, ठीक है, और उनके लिए राज्यपाल ने क्या विनियम बनाए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो पहला इसमें ही कहा गया है कि आयोगों की सदस्य संख्या और उनके लिए सेवा शर्तें। तो आयोगों की सदस्य संख्या और सेवा शर्तों के लिए
यूपीएससी के लिए कौन सा वो बनाया गया है, विनियम बनाया गया है, और यहां हम एमपीपीएससी का देखेंगे, है ना। चलिए, तो यूपीएससी के लिए नियम बनाया गया था संघ लोक सेवा आयोग, सदस्य नियम 1969। इसमें इनकी बाकी सेवा शर्तें भी निर्धारित की थी और इसमें यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ये भी बताया गया था। तो इसमें कहा था कि अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन ये अध्यक्ष के बिना, है ना, तो ये ध्यान रखना, मतलब अध्यक्ष सहित इसमें अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। इस नियम में क्या कहा गया है कि अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष के बिना, है ना। तो 10 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, कुल मिला के इतना है। न्यूनतम के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, सिर्फ अधिकतम कहा है कि अधिकतम 10 से ज्यादा नहीं हो सकते सदस्य, और स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष के बिना, मतलब 11वां अध्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये तो बना था यूपीएससी के लिए नियम, है ना। अब यही हम नोट डाल के एमपीपीएससी का और देख लेते हैं, क्योंकि यहां तो स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल बना रहे थे ना, तो हमारे यहां भी बना। तो चाहे तो आप यहां लिख लीजिए, वैसे यही लिख लीजिए क्योंकि अनुच्छेद हम यही देख रहे हैं, तो आप यही लिख लीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा शर्तें नियम 1973, है ना। तो ये सन भी याद रखना कि कब आया था, है ना, कभी पूछ लेता है पीएससी, तो ये सन याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग के लिए 1969 में आया था और इस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए नियम बने थे 1973 में। इसमें कहा है कि सदस्य जो होंगे वो अधिकतम 7 हो सकते हैं, लेकिन ये 7 जो हैं वो अध्यक्ष सहित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, वहां पे अध्यक्ष के बिना 10 सदस्य थे और यहां एमपीपीएससी में अध्यक्ष सहित अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस अनुच्छेद में हमने क्या देखा कि भाई सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाना है। विनियम बनाने की शक्ति यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के संदर्भ में राष्ट्रपति को है और स्टेट पीएससी के संदर्भ में उस स्टेट के राज्यपाल को होती है। हमें दो ही चीजों से मतलब है, एक संघ लोक सेवा आयोग, है ना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और एक हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमारा टॉपिक भी है। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग भी होता तो भी हम मध्य प्रदेश, क्योंकि हमें हर स्टेट की पीएससी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हर जगह अलग अलग सदस्य संख्या है और वो आना भी नहीं है, तो सिर्फ हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानना है। तो इसलिए आप नोट डाल के, ये चाहे तो साइड में चाहे नीचे कहीं भी नोट डाल के आप ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए नियम बनाए गए थे 1969 में, जिसके तहत अधिकतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है अध्यक्ष के बिना, मतलब अध्यक्ष सहित 11 लोग इसमें हो सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग में। पहला हमसे यही कहा गया है कि उनकी संख्या, आयोगों के सदस्यों की संख्या और अन्य सेवा शर्तें। अन्य सेवा शर्तों में वेतन वगैरह आ जाएगी तो वो भी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, फैक्ट है ना, लेकिन ये सदस्य संख्या आप जरूर देख लेना क्योंकि ये आ सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए जो नियम बने थे वो 1973 में बने थे और इनमें सदस्य संख्या अधिकतम 7 हो सकती है अध्यक्ष सहित। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो इनका पहला दिया था कि आयोग के सदस्य जो होंगे उनकी सदस्य संख्या कितनी होगी। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है कि आयोगों में जो कर्मचारी वृंद होते हैं उनकी संख्या और उनके लिए सेवा शर्त है, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि हमें हर कर्मचारी की संख्या की जरूरत नहीं है, सदस्यों से सब क्वेश्चन आता है तो हमने वहां देख लिया। तो चाहे तो आप ये लिख लीजिए
खा करके कि कर्मचारी वृंद, आयोग के कर्मचारी वृंद के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो, वैसे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति किसके पास थी वो हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक चीज स्पष्ट कही गई है कि परंतु लोक सेवा आयोग जो भी होते हैं, आयोगों के सदस्य या अध्यक्ष की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जिससे उन्हें कोई ऐसा नुकसान हो, उनकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई परिवर्तन आप उनके सदस्य या अध्यक्ष जो भी हैं उनके सेवा शर्तों में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 319 क्या कहता है? तो आयोगों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य ना रहने पर, मतलब जो आयोग, जो तीनों आयोग थे, है ना, उनका यदि आप सदस्य हो, मैं यहां फिर कह रही हूं कि सदस्य, संविधान में सदस्य का मतलब अध्यक्ष से भी माना गया है ना, तो उसका सदस्य अध्यक्ष आप नहीं रहते हो तो पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, मतलब यदि आप आयोग के सदस्य अध्यक्ष थे और अब आप उस पद पर नहीं हो तो उसके बाद पद धारण करने के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ प्रतिषेध लगाए गए हैं। वो क्या है? वो कहता है अनुच्छेद 319। ठीक है, तो देखो यहां सेंटेंस में लिखोगे तो आपको कभी याद रहेगा ही नहीं, है ना, तो हम जैसे समझ रहे हैं आप वैसे समझ लीजिए, आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा और चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहती तो यहाँ पे लिखवा के चली जाती हूँ पूरा सेंटेंस में, आप रटते रहना तो वो आपको कभी याद नहीं होगा, है ना। एक चीज अच्छे से समझ लो कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य होगा, कुल मिला के उसका डिमोशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो जिस पद पे था उस पद से नीचे नहीं आना चाहिए, और वो हम पहले ही देख चुके हैं कि वो उसी पद पे दोबारा नियुक्त हो नहीं सकता। ये तो हम 316 में ही देख चुके हैं ना कि वो पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। एक बार जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं होगा। ये हमने देखा था अभी अनुच्छेद 316 जब हम देख रहे थे, और मैंने बोला था कि अनुच्छेद 319 में मैं आगे बताऊंगी, है ना। तो वो उस पद पर तो पुनः रह नहीं सकता और उसका डिमोशन भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब मान लो वो यूपीएससी का अध्यक्ष था तो वो अब स्टेट पीएससी का अध्यक्ष आके नहीं बनेगा, क्योंकि वो यूपीएससी भाई संघ के लिए है ना, और स्टेट पीएससी से अलग अलग राज्यों के लिए है ना। तो यूपीएससी बड़ा हुआ एक तरह से, है ना, तो अब उसका डिमोशन तो होके नहीं आएगा, प्लस वो उस पद पे रह नहीं सकता, ये हमसे वो पहले ही कह चुके हैं। तो इसके और क्या प्रतिषेध लगाए होंगे इसमें, है ना। तो इसमें स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष और सदस्य किस पद पर रह सकते हैं और किस पद को धारण नहीं कर सकते हैं जब आप इन आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य रह चुके हो तो। ठीक है, दो चीजें आप क्लियर याद रखना कि डिमोशन नहीं होगा और उस पद पे दोबारा नियुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेंटेंस के रूप में मैं नहीं लिखवा रही हूं क्योंकि रटने में आपको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम कर रहे हैं मैं गारंटी देती हूं आप लोग भूलोगे ही नहीं। तो शुरुआत हम करते हैं यूपीएससी से ही। तो यदि इसका अध्यक्ष है यूपीएससी का,
तो मैंने क्या कहा कि भाई डिमोशन तो इसका हो नहीं सकता, तो अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष लेवल पे पहुंच गया। अब यानी ये नीचे कोई भी पद धारण करेगा, भले यूपीएससी का सदस्य बने या किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बने, तो इसके लिए तो डिमोशन ही होगा। तो अब ये तो आगे कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी ये 65 वर्ष की आयु में रिटायर होता है, तो और कितनी सेवा चाहिए यार तुमको, है ना। तो वो चीज है। चलो, तो ये तो कुछ बन नहीं सकता आगे, और पुनः उस पद पर रह नहीं सकता, ये हमने देख लिया है। अब यूपीएससी के मान लो सदस्य हैं, ये जो सदस्य होते हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। पुनः उस पद पे तो नहीं जा रहे, लेकिन यूपीएससी के सदस्य थे तो पुनः उस पद पे तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन तो हो सकता है, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये किसी स्टेट पीएससी का, अच्छा, के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, है ना। तो यहां तो ये सदस्य थे ना, अब ये मत सोचना कि हाँ तो डिमोशन हो गया, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सदस्य बन के नहीं गए, ये अध्यक्ष बन के गए हैं स्टेट पीएससी के, है ना। तो अनुच्छेद 319 में ज्वाइंट पीएससी की बात नहीं करी गई है। क्यों नहीं करी गई है? यदि आपसे आ जाए, वैसे तो की नहीं है तो आएगा नहीं, लेकिन यदि आ जाता है तो भाई स्टेट पीएससी के बराबर ही दर्जा होता है ना ज्वाइंट पीएससी। किसके लिए? राज्यों के लिए है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, है ना। तो जो कंडीशन इनके लिए अप्लाई हो रही है स्टेट पीएससी वालों के लिए, वही कंडीशन ज्वाइंट पीएससी वालों के लिए लागू होगी, ठीक है। तो वो बात है, लेकिन अनुच्छेद में हमसे नहीं कहा गया है ज्वाइंट पीएससी का, इसलिए सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का कहा है और स्टेट लोक सेवा आयोग के बारे में कहा है, तो हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का सदस्य जो था वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और किसी स्टेट पीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता है। क्लियर है? अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्टेट पीएससी वालों की। तो स्टेट पीएससी वाले कौन क्या करते हैं? इसका जो अध्यक्ष होता है स्टेट पीएससी वाले का, ये जो होता है ये क्या क्या बन सकता है? तो भाई ये स्टेट पीएससी का अध्यक्ष था, तो ये यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। आप लोग क्लियर लिख लेना, यहां हौच पौच करके मत लिखना, वो मैं जगह के अभाव में ऐसा लिख रही हूं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? ये यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, प्रमोशन हो गया इसका, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष से यूपीएससी का सदस्य बन गया। यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अब ये स्टेट पीएससी का अध्यक्ष था, अब ये यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, और किसी अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। तो हमने क्या कहा कि इसका डिमोशन नहीं होगा और उसी पद पे पुनः नहीं रहेगा। तो जिस स्टेट पीएससी का ये अध्यक्ष था उस पद पे ये पुनः नहीं रह रहा है ना, और डिमोशन इसका हो नहीं रहा है, क्योंकि अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष मतलब समकक्ष पद हो गए, है ना। तो ये, लेकिन ये अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष जाके बन सकता है ना। तो ये आप याद रखना है, जो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष होता है वो अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष दोनों बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे ये सब एक साथ मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहां से मैं इसको बस मिटा रही हूं, है ना। ये आप लिख लीजिए। चलिए, अब यदि स्टेट पीएससी का सदस्य है, ये अध्यक्ष की बात हो गई, सदस्य है, तो सदस्य क्या क्या बन सकता है? तो भाई वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है सदस्य, उसका प्रमोशन ही हुआ ना। यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, ठीक है। स्टेट पीएससी का सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है, और उसी या अन्य स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अब ये चीज यहां आप लोग ध्यान रखना
कि जैसे अध्यक्ष जो था वो किसी अदर स्टेट पीएससी में जाके अध्यक्ष बनना था ना, सदस्य के बारे में संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो अदर स्टेट पीएससी में जाके सदस्य बन सकता है, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ इसके समकक्ष पद पे जा रहा था, लेकिन यहाँ स्टेट पीएससी के सदस्य के लिए संविधान में नहीं कहा है कि वो अदर स्टेट पीएससी में जाके सदस्य बन सकता है, बल्कि क्या बोला है कि भाई ये जो सदस्य होगा वो उसी स्टेट पीएससी में, है ना, या तो अध्यक्ष, ये स्टेट पीएससी में अध्यक्ष बन सकता है उसी में जिसमें सदस्य था, और या अन्य स्टेट पीएससी में जाके अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य दोबारा बनेगा ये संविधान में नहीं कहा है। तो ये बस आप याद रखना, बाकी तो सारी चीजें आपको क्लियर ही हो गई होंगी, है ना। तो ये था, तो ये प्रतिषेध लगाए हैं इस अनुच्छेद में कि इनके जो आयोगों के सदस्य यानी अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो किस पद पर रह सकते हैं और किस पद पर नहीं रह सकते हैं, ये बताया है। अच्छा, इस अनुच्छेद में एक चीज क्लियर की गई है कि भाई यहाँ जो कहा है इनके अलावा कोई अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य नियोजन में नहीं लगता। मतलब यहाँ जो क्लियर किया गया है, ये लोग वो जो संविधान में बोला है कि आप इसके अलावा ये बन सकते हो, वो तो आप बन सकते हो, लेकिन उसके अलावा और कोई नियोजन में आप नहीं लग सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये इनकी सुरक्षा या इनकी स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें ये किसी अन्य नियोजन में नहीं लग सकते, मतलब इन्हें कोई किसी तरह का आप लालच नहीं दे सकते, है ना, सरकार या कोई भी, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये अनुच्छेद हमारा, ये आप इसी तरह के डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको जल्दी एक फटाफट रिवीजन हो जाए। मुझे लगता है सेंटेंस के रूप में लिखोगे तो फालतू का कचरा ही है, वो आपको याद नहीं रहने वाला, है ना, क्योंकि ये बहुत हौच पौच है कि कौन क्या बन सकता है, कौन क्या बन सकता है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि उसी पद पे दोबारा नहीं रह सकता और डिमोशन हो नहीं सकता। ये दो चीजें बस याद रखना। और तीसरी चीज याद ये रखना कि स्टेट पीएससी का जो सदस्य होता है वो अपने समकक्ष पद पे भी नहीं जाता है। ऐसा संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वो अदर पीएससी में, अदर स्टेट पीएससी में जाके सदस्य बन जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। जबकि अध्यक्ष के लिए ऐसा कहा है कि वो अदर पीएससी में जाके, अदर स्टेट पीएससी में जाके अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य के लिए ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। तो ये दो तीन चीजें याद रखना। बाकी आप जब आपके सामने कथन, इस संबंध में कथन आते हैं, है ना, कई पेपरों में आते हैं, यूपीएससी का पेपर भी आप उठा के देख लेना, और कई स्टेट पीएससी में भी, और हमारा एमपी पीएससी भी कभी, अब भाई पिछले साल का जो उसका पैटर्न था उसके अनुसार तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यदि उसने उसी पैटर्न को फॉलो किया तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 320। तो इसमें लोक सेवा आयोग जो भी हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उनके कार्य दिए गए हैं। तो ये कार्य मेंस में आंसर बन के आता है, लॉन्ग आंसर जनरली आपका किसी भी आयोग से बन के आता है कि उसके कार्य बताइए, उसकी शक्तियां बताइए, उसकी भूमिका बताइए, है ना। तो इसलिए हम इसको अगले वीडियो में शिफ्ट कर देंगे, जब हम जो हमारे मेंस के लॉन्ग आंसर या मेंस के यहां से क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जब हम उनको करेंगे तब हम इसके कार्य करेंगे। तो ये अनुच्छेद मैं यहां छोड़ रही हूं, बस आप इतना लिख लीजिए, अनुच्छेद 320 इसके आयोगों के कार्य, ठीक है। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 321। तो इसमें क्या दिया है, लोक सेवा आयोगों के कृत्यों यानी कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, है ना। अनुच्छेद 320 में हमें संविधान में कुछ कार्य बता दिए कि भाई ये इनके आयोगों के कार्य होंगे, और अनुच्छेद 321 में हमें आगे बोल भी दिया है कि इनके कार्यों का यदि विस्तार करना होगा तो उनके विस्तार करने की शक्ति किसके पास रहेगी, तो वो बोला है, ठीक है। तो इनके कार्यों का विस्तार कौन करता है, तो यूपीएससी के संदर्भ में संसद करती है, और स्टेट पीएससी के संदर्भ में राज्य विधानमंडल करता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से सिनॉप्सिस ही बना लीजिए ताकि आपको जल्दी याद रहे। यदि आपको वहां 3 नंबर में लिखने आता है, यदि प्री में आता है तो आपके लिए फैक्ट ऐसे ही ठीक है,
यदि लिखने आता है तो आप लिख सकते हो कि लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संसद कर सकती है और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में राज्य विधानमंडल करते हैं। ठीक है, तो यही दिया है इसमें अनुच्छेद 321 में। अनुच्छेद 322 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के व्यय। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि भाई संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो व्यय होते हैं, यूपीएससी के जो भी व्यय होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और स्टेट पीएससी जो होते के व्यय जो होते हैं वो राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, व्यय मतलब क्या भाई? इनके सदस्य, अध्यक्ष, कर्मचारी वगैरह जो भी रहेंगे उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और भी वो जो काम करते हैं उसमें भी किसी तरह का व्यय जो होता है उसके बारे में कहा है। यूपीएससी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, और स्टेट पीएससी के राज्यों की मतलब जिस राज्य की स्टेट पीएससी होगी उस राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे उसके व्यय। ठीक है, क्लियर है? तो यदि 3 नंबर में लिखने आएगा तो आप इसका सेंटेंस में आप बदल देना, है ना, कहा यही कहा गया है तो आप शॉर्ट में ऐसे ही लिख लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 जो कि आखिरी अनुच्छेद है इसका, इनके संवैधानिक प्रावधानों का। जो लोक सेवा आयोग है, आयोगों के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसको देंगे भाई? इनके कार्यों के संबंध में ये रिपोर्ट देते हैं। तो इसके खंड 1 में कहा है कि जो यूपीएससी है वो अपना प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को। प्रतिवर्ष। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन होता है, प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देता है यूपीएससी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इसको रखवाते हैं। ठीक है, इसके खंड 2 में कहा है कि जो स्टेट पीएससी होंगी वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देंगे, उस राज्य के राज्यपाल को जिस राज्य की स्टेट पीएससी होगी, है ना। और यदि ज्वाइंट पीएससी है तो जिस राज्य के संदर्भ में जो काम किए हैं उस राज्य के राज्यपाल को देगी। ठीक है, वो हम पहले क्लियर कर ही चुके थे ना। ठीक है, तो जो स्टेट पीएससी है वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है? राज्यपाल को। और राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, विधानमंडल के सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, तो स्टेट पीएससी जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है और राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। प्रत्येक सदन मतलब मान लो कहीं विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो भी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कि जो लोक सेवा आयोग थे उनके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या थे। संवैधानिक प्रावधान यहाँ संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के लिए साथ साथ में ही दिए थे, इसलिए हमने साथ में ही अनुच्छेद देख लिए हैं, क्योंकि एक ही अनुच्छेद को अलग अलग तोड़ के देखने का कोई मतलब नहीं था, आपको भी सही से समझ में नहीं आता,
है ना। ये इनके संवैधानिक प्रावधान हो गए। आगे हमने कार्य भी छोड़े हैं, तो वो आगे मेंस में आते हैं चूंकि, तो जो मेंस में जो भी आंसर आते हैं यहां से इस टॉपिक से, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आई होप आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। यदि आप देख रहे हैं इसको और आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।